प्राचीन मिस्र, वो धरती जहां नील नदी देवताओं की भांति बहती थी, जहां रेत के हर कण में राजवंशों की कहानियां दर्ज थीं, और जहां राजाओं का नाम पत्थरों पर नहीं अनंत काल पर लिखा जाता था। इसी महान भूमि पर जन्म लिया एक ऐसी रानी ने, जिसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक दंतकथा है। उसका नाम क्लियोपेट्रा। बचपन से ही उसके अंदर एक अलग चमक थी। अन्य राजकुमारियों की तरह वह सिर्फ महलों की आभा में नहीं पली। वो सीखती थी, सोचती थी, प्रश्न पूछती थी। वह 7 भाषाएं बोलती थी, खगोल शास्त्र समझती थी, राजनीति के जटिल खेल को पढ़ लेती थी, मानो नियति उसे तैयार कर रही थी मिस्र की अंतिम उम्मीद बनने के लिए। लेकिन मिस्र का ताज आसान नहीं था। यह ताज संकटों का मुकुट था। पिता के निधन के बाद राज्य बिखर चुका था। अंदर भाई का विद्रोह, बाहर रोमन साम्राज्य की बढ़ती शक्ति, और बीच में एक युवा रानी क्लियोपेट्रा। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मिस्र गिर सकता है, पर मैं झुकूंगी नहीं। लेकिन राजनीति तलवार से भी गहरी चोट देती है। उसके ही दरबार में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। सिंहासन छीन लिया गया। उसके अपने लोगों ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। रातें ठंडी थीं, रास्ते अंधकार भरे। लेकिन क्लियोपेट्रा हारी नहीं। रेगिस्तान की उस निर्जन भूमि में उसने कसम खाई, मैं लौटूंगी और मिस्र को फिर उठाऊंगी। इसी बीच मिस्र पहुंचा रोम का सबसे शक्तिशाली नेता, जूलियस सीजर, दुनिया का विजेता और मिस्र की किस्मत का निर्णायक। क्लियोपेट्रा ने समझा, अगर मिस्र को बचाना है तो उसे सीजर तक पहुंचना ही होगा। और फिर हुआ इतिहास का सबसे मशहूर प्रवेश। क्लियोपेट्रा को महल में आने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो एक कालीन में लिपटकर सीजर के सामने पहुंची। जैसे ही कालीन खुला, सीजर ने सिर्फ एक रानी नहीं देखी, उसने देखा शक्ति, बुद्धिमत्ता और साहस की वह चमक जो दुनिया को बदल सकती थी। दोनों का गठबंधन बना, एक ऐसा गठबंधन जिसने मिस्र को फिर से खड़ा कर दिया। क्लियोपेट्रा ने समझदारी से सीजर को अपने साथ किया और मिस्र ने अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाई। लोगों ने उसे सिर्फ रानी नहीं, उम्मीद का प्रतीक माना। कुछ समय बाद क्लियोपेट्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, सीजरियन। मिस्र और रोम की नई विरासत, एक नया सपना। लेकिन सपने भी राजनीति से नहीं बच पाते। रोम में सीजर की हत्या हो गई और मिस्र फिर अंधेरे में डूबने लगा। पर क्लियोपेट्रा टूटने वालों में से नहीं थी। इस बार उसने हाथ मिलाया रोम के महान योद्धा मार्क एंटनी से। उनकी पहली मुलाकात ही इतिहास बन गई। क्लियोपेट्रा अपनी सुनहरी नौका में, नदी पर फैलती खुशबू के साथ, देवी की तरह उतरी और एंटनी का हृदय जीत लिया। उनका प्रेम, उनका गठबंधन मिस्र के स्वर्णिम वर्षों में बदल गया। लेकिन रोम उन्हें वह सुख से रहने नहीं देना चाहता था। ऑक्टेवियन रोम का नया वारिस, एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों को खतरा मानता था। और फिर शुरू हुआ वह युद्ध जिसने इतिहास मोड़ दिया। एक्टियम का युद्ध, जहां रोमन जहाज समुद्र पर टूटे तूफान की तरह बढ़े। मिस्र की नौसेना बहादुरी से लड़ी, पर किस्मत उनके साथ नहीं थी। एंटनी पराजित होकर गिर गए और उनका अंत क्लियोपेट्रा की बाहों में हुआ। उस पल क्लियोपेट्रा के सामने 2 रास्ते थे, या तो रोम की कैदी बने या अपनी कहानी का अंत खुद लिखे।
और उसने वही चुना जो एक रानी चुनती है। उसने स्वयं को एक छोटे से सांप अस्प के हवाले कर दिया। उसके ज़हर ने शरीर को छुआ और आंखें धीरे धीरे बंद हुईं। लेकिन सम्मान अखंड रहा। क्लियोपेट्रा चली गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी सांस लेती है। वो सिर्फ सौंदर्य की प्रतीक नहीं थी, वो बुद्धि थी, साहस थी, रणनीति थी। एक ऐसी रानी जिसने महाशक्तियों को चुनौती दी और हारने के बाद भी अमर हो गई, क्योंकि इतिहास में कुछ लोग जीत कर नहीं, दुनिया बदलकर अमर होते हैं। और क्लियोपेट्रा उन्हीं में से एक थी, मिस्र की अंतिम रानी, लेकिन इतिहास की शाश्वत दंतक था।